हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली कहा था कि आज हम लोग इकोनोमाइजर का टॉपिक यहाँ पे लेके आएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इकोनोमाइजर का टॉपिक लेके आया हूँ। हमारा जो चैप्टर चल रहा है थर्मल सिस्टम, और जो सब्जेक्ट है वो है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का। तो एनर्जी कंजर्वेशन में इकोनोमाइजर का जरूरत क्या पड़ गई? तो जैसा कि हम जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में जब हम लोग हमारा जनरेशन करते हैं तब हमें हीट काफी चाहिए होती है। तो वो हीट के लिए उस हीट को हम लोग एक बार जनरेट करते हैं तो वो हीट हमें बार बार उसी रेट ऑफ प्रोडक्ट में हमें ज्यादातर नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग उसे बचा बचा के और स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। तो ये सब का रीयूजेबिलिटी क्रिएट करना, है ना, ये सब में हमारा इकोनोमाइजर है, एयर प्रीहीटर है ना। और जैसे कि मैंने प्रीवियसली आप लोगों को पढ़ा दिया, रीहीटर होता है, सुपर हीटर होता है, ये सब बहुत ही काम आते हैं। तो उसी में से आज हम लोग इकोनोमाइजर का टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। साथ साथ में हम लोग यहाँ पे एयर प्रीहीटर का भी टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। तो इकोनोमाइजर, अभी इकोनोमाइजर है क्या? तो इकोनोमाइजर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था कि इकोनोमाइजर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर है जो कि फीड वाटर को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जो हम लोग वाटर को फीड करवाते हैं उसको गर्म करने का काम किसका है? इकोनोमाइजर का। ओके, तो ये गर्म किसकी मदद से करता है? तो जो हमारी वेस्टेज हीट एनर्जी है, जो कि हमारी प्री हीटर और जो हमारी री हीटर से निकल रही है, उसी वेस्ट हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके या फिर गैसेस का इस्तेमाल करके फीड वाटर को गर्म करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ये उसकी एक डेफिनेशन है। ओके, तो यहाँ पे इकोनोमाइजर में आने वाली गैसेस जो होती है वो अबाउट 350 डिग्री से लेके 550 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है ना। क्योंकि क्या होता है कि जो ये हीट है वो या तो हमारी हीटर से आती है या फिर हमारी सुपर हीटर से आती है, सिंपल। और अगर हम लोग ये जो हीट एनर्जी है जो कि हीटर या सुपर हीटर से आ रही है उसको इस्तेमाल ना करें तो हमारी ये हीट जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो बेटर देन कि वेस्ट होने से अच्छा कि हम लोग उसे यूज कर ले। तो हमने क्या किया? इकोनोमाइजर बनाया। ये इकोनोमाइजर का इस्तेमाल करके जो एक्स्ट्रा हीट आ रही है, वेस्टेज हीट है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग फीड वाटर को उसका टेम्परेचर जो है वो रेज कर सके, इंक्रीज कर सके। ओके, तो इकोनोमाइजर की पोजीशन कहाँ है? देखो, इकोनोमाइजर की पोजीशन आप लोगों की होती है, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। देखिए, पोजीशन की मैं बात करूं इकोनोमाइजर की तो आपको यहाँ पे ये दिख रही है आपको इकोनोमाइजर। ओके, तो इकोनोमाइजर की पोजीशन होती है मेनली मेनली कन्वेक्टिव सुपर हीटर और एयर प्री हीटर के बीच में, है ना। ये आपका कन्वेक्टिव सुपर हीटर है, ये वाला, और ये आपका एयर प्री हीटर है। इसके बीच में आप लोगों का इकोनोमाइजर होता है। जनरली यही प्लेसमेंट इसकी होती है। ओके, और इकोनोमाइजर का जो कंस्ट्रक्शन है जिसके मैं बात करूं तो वो कंस्ट्रक्शन सिमिलर है किसके? सीएचएस के, है ना। सीएचएस मतलब कन्वेक्टिव सुपर हीटर के। ओके, सेम रहता है दोनों में, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारी वाटर जो है, जो कि हमारा इकोनोमाइजर की ट्यूब में है, और ये बाहर से हम उसे प्री हीट कर रहे हैं, और वो प्री हीट कहाँ से हो रहा है? वेस्टेज गैसेस से, सिंपल। तो इकोनोमाइजर के बात तो मैंने समझ ली कि इकोनोमाइजर का एक तो जगह कहाँ पे है, प्लस कैसे काम करता है, ये तो मैंने देख लिया। लेकिन एडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेजेस हमारे हैं कि बॉयलर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। कितना? अप्रोक्सीमेटली हर 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज पे 1% की एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट होता है। ये इकोनोमाइजर का फायदा है। दूसरा क्या फायदा है कि टेम्परेचर स्ट्रेस जो कि हमारा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है उसको भी रिड्यूस करता है।
कैसे टेम्परेचर स्ट्रेस? अगर मान लो, एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो कि आपकी जो एयर प्री हीटर से हीट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है फ्लू गैसेस में, वो हीट मान लो कि वेस्ट हो जाती है ना, बाहर निकल जाती है। तो अब बॉयलर के अंदर जो हम लोग पानी दे रहे हैं, फीड कर रहे हैं पानी, है ना, वो फीड किया हुआ पानी पहले तो ठंडा है, तो उसको हीट करने के लिए, उसको हीट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। इसीलिए एयर प्री हीटर, सॉरी, प्री हीटर और रीहीटर के अंदर जो हमारा गैसेस है, उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा और उसमें स्ट्रेस ज्यादा जनरेट होगा। इसीलिए इकोनोमाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, और इकोनोमाइजर के इस्तेमाल से ही ये जो टेम्परेचर स्ट्रेस है, इसको रिड्यूस किया जाता है। ओके, चलिए। तो ये एडवांटेजेस तो देख लिए, दो ही एडवांटेज है, मेनली दो एडवांटेज है जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। चलो, अब डिजाइन एस्पेक्ट भी देख लेते हैं कि डिजाइन एस्पेक्ट क्या है इकोनोमाइजर के। तो पहला डिजाइन एस्पेक्ट है कि द गैस शुड कम इन कांटेक्ट विद द एंटायर हीटिंग सरफेस। कि जो गैस हर एक एंटायर हीटिंग सरफेस के टच में आनी चाहिए, कांटेक्ट में आनी चाहिए। अगर कांटेक्ट में आएगी तभी जाके तो पानी गर्म होगा, प्रीहीट होगा। दूसरा, हीटिंग सरफेस मस्ट बी पॉलिश्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट, है ना, क्योंकि सभी को पता है कि डस्ट तो उड़ती रहती है। तो डस्ट अगर मान लीजिए कि पाइप पे लग गई, हीटिंग सरफेस पे लग गई, तो वो डस्ट के कारण क्या होगा कि जो गर्मी फ्लू गैसेस से पानी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, और क्या हो सकता है, हीटिंग हमें ज्यादा देर तक करनी पड़ेगी, और जिसके कारण एफिशिएंसी पे इफेक्ट होगा। इसके बाद है तीसरा डिजाइन एस्पेक्ट है, एनी स्टीम फॉर्मेशन विद वाटर इन ट्यूब्स शुड एस्केप इनटू बॉयलर ड्रम विदाउट कॉजिंग एनी वाटर हैमर। है ना, इसका मतलब क्या है कि कोई भी हीट फॉर्मेशन जो कि पानी के अंदर हो रहा है, वो बॉयलर ड्रम में ही जाना चाहिए, है ना। और कैसे गिरना चाहिए, इकोनोमाइजर से बॉयलर के अंदर पानी कैसे गिरना चाहिए, हैमर की तरह नहीं, एकदम फोर्सफुली नहीं, नॉर्मल तरीके से। ओके, नेक्स्ट है द गैस पैसेजेस शुड आर डिजाइन सो इट इज मेंटेन कांस्टेंट गैस वेलोसिटी थ्रू आउट द पैसेज। तो हमें डिजाइन इकोनोमाइजर की पाइप को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, गैस पैसेज को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि पूरे पैसेज के अंदर आपका जो गैस की वेलोसिटी है और गैस का जो कंटेंट है, गैस का अमाउंट है, वो सेम रहना चाहिए पूरे पैसेज के दौरान। ऐसा नहीं हो कि नीचे पैसेज में आपका ज्यादा गैस है तो ऊपर कम है, ऐसा नहीं, सब जगह कांस्टेंट रहना चाहिए और उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है जब भी हम लोग इकोनोमाइजर की डिजाइन करते हैं तब। नेक्स्ट है, इट शुड बी कॉम्पैक्ट एंड इजी टू कैरी आउट फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। ये तो भाई बहुत ही काम का है पॉइंट, कि कॉम्पैक्ट होना चाहिए और क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए उसे इजीली हम लोग बाहर निकाल सके, इस तरीके का बना हुआ होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि वाटर की वेलोसिटी जो है वो इट शुड नॉट बी बिलो द 0.5 मीटर पर सेकंड इन नॉन स्ट्रीमिंग इकोनोमाइजर एंड 1 मीटर पर सेकंड इन स्ट्रीमिंग इकोनोमाइजर। ओके, यहाँ पे वर्ड है नॉन स्ट्रीमिंग और स्ट्रीमिंग। नॉन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है कि कंपलसरी उसमें पानी का फ्लो होना ही चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी, कंपलसरी पानी का फ्लो नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि पानी का फ्लो हो ही हो, है ना, उसको बोलते हैं नॉन स्ट्रीमिंग। और स्ट्रीमिंग का मतलब कंपलसरी उसके अंदर 24 घंटे पानी बहना ही चाहिए, इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग इकोनोमाइजर। ठीक है, तो वाटर की जो वेलोसिटी है वो नॉन स्ट्रीमिंग इकोनोमाइजर में 0.5 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए, और स्ट्रीमिंग इकोनोमाइजर में 1 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा अब एयर प्रीहीटर। ओके, तो इकोनोमाइजर तो हमने कंप्लीट कर दिया, अब एयर प्रीहीटर। तो जैसा कि ऊपर फर्स्ट स्लाइड में हमने फिगर देखी थी, उसके अंदर एयर प्रीहीटर जो था वो हमारा आफ्टर द इकोनोमाइजर था, है ना। तो इकोनोमाइजर के बाद एयर प्रीहीटर का काम क्या है, या फिर एयर प्रीहीटर हम लोग किसे कहते हैं? तो एयर प्रीहीटर भी एक ऐसा हीट एक्सचेंजर है जो कि यूज होता है, क्या यूज होता है, टू प्रीहीट द एयर बिफोर एंटरिंग द फर्नेसेस बाय यूटिलाइजिंग द वेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ गैसेस।
है ना, कि जो भी हमारी एयर है, हवा है, उसको प्रीहीट करने के लिए, प्रीहीटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर प्रीहीटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी मेनली हमारे पास दो टाइप के प्रीहीटर होते हैं, है ना, दो टाइप के प्रीहीटर। मैं आपको टाइप्स बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान रखिए एयर प्रीहीटर के बारे में, कि जो टेम्परेचर हमारी इकोनोमाइजर से लीव कर रही है, जो भी टेम्परेचर का आ रहा है इकोनोमाइजर से, आफ्टर दी हीटिंग द फीड वाटर, वो उसका टेम्परेचर रेंज कितनी होती है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 450 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। तो ये जो हीट एनर्जी है किसमें, एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर, इसको भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं एयर प्रीहीटर के अंदर, है ना। कैसे एयर प्रीहीटर के अंदर, क्योंकि वही जो हीट आ रही है इकोनोमाइजर से, आप लोगों की जो एक्स्ट्रा गैसेस आ रही है, उसी का इस्तेमाल करके हम लोग एयर को प्रीहीट करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो हमने वेस्ट का भी जो वेस्ट हुआ था उसमें से भी हमने इस्तेमाल यहाँ पे किया। तो इस तरीके से भी हमने क्या किया, एनर्जी को कंजर्व किया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप के एयर प्रीहीटर है। सबसे पहला एयर प्रीहीटर होता है हमारा रिक्यूपरेटिव टाइप एयर हीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर टाइप। देखिए आपको फिगर में बता देता हूँ, ये आप लोगों की रिक्यूपरेटिव एयर प्रीहीटर है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर टाइप एयर प्री हीटर। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है हमारा रीजनरेटिव टाइप। रीजनरेटिव टाइप किस तरीके का होता है, तो देखिए आप लोगों का कुछ इस तरीके का रीजनरेटिव टाइप का एयर प्रीहीटर होता है। ओके, एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं, रिक्यूपरेटिव एयर प्रीहीटर का काम क्या है और कैसे काम करता है। सेम चीज रीजनरेटिव के बारे में भी जानेंगे। चलिए, तो रिक्यूपरेटिव एयर प्रीहीटर के बारे में देखते हैं। तो ये जो टाइप का प्रीहीटर है, इसमें हीट जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम दी हॉट गैसेस टू द एयर अक्रॉस द हीट ट्रांसफर सरफेस। जैसा कि हमने प्रीवियसली यहाँ पे फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि हॉट गैसेस जो है, देखिए यहाँ नीचे से आप लोगों की, हाँ, यहाँ से नीचे से आप लोगों की हॉट गैसेस जो है वो डायरेक्टली हमारी कांटेक्ट में आ रही है, किसके, कोल्ड एयर हीटर के, कोल्ड एयर के, सॉरी कोल्ड एयर हीटर नहीं, कोल्ड एयर के, डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ से कोल्ड एयर जो है वो ट्यूब्स के द्वारा ऐसे यहां से लेके यहाँ 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 ऐसे घूमते 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 नीचे तक आएगी। तो कोल्ड एयर जो है वो नीचे जाते जाते गर्म हो जाएगी। ओके, चलिए, ट्यूबुलर टाइप और प्लेट टाइप ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। यूजुअली ट्यूबुलर टाइप जो एयर प्रीहीटर होता है वो प्रैक्टिस में हम लोग यूज करते हैं, मतलब कि नॉर्मली जनरली ये यूज होता है। ट्यूबुलर टाइप का जो एयर प्रीहीटर होता है, यहाँ पे गैस फ्लो जो है वो ट्यूब के द्वारा दी जाती है हॉट गैसेस, और एयर जो है उसके आसपास फ्लो की जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर फिगर के अंदर समझाया है ना। बिकॉज ऑफ लो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस, द हीट ट्रांसफर रेट आर लो। ओके, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, रिक्यूपरेटिव एयर प्रीहीटर के अंदर हीट ट्रांसफर का रेट कैसा होता है, तो लो होता है, कम होता है, ये चीज ध्यान रखना। Okay? In order to improve the heat transfer rate, either the surface area needs to be increased by using gilled tubes or flow velocity needs to be increased. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर का जो रेट जो हमारा लो है रिक्यूपरेटिव में, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय यूजिंग द गिल्ड ट्यूब्स। ओके, ट्यूब्स में भी टाइप है, गिल्ड ट्यूब्स जो है उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सर्फ हीट ट्रांसफर का रेट है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और फिगर में मैंने आपको बताया था ऊपर। ठीक, और सिंपल जो हम एयर कांटेक्ट जो हो रहा है हॉट गैसेस के साथ, उसको अगर हमें कांटेक्ट बढ़ाना है तो हम लोग बैफल्स का इस्तेमाल करते हैं। बैफल्स का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे एक लाइनें दिख रही है, ये यही होता है हमारा बैफल्स, है ना। बैफल्स का इस्तेमाल अब क्यों करते हैं, ताकि ठंडी हवा का जो सरफेस, ठंडी हवा का जो टच है गर्म गैसेस से, वो क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, और ठंडी हवा
ज्यादा से ज्यादा गर्म हो सके। इसीलिए एयर प्री हीटर, उसका मतलब यही है, आप लोगों को नाम ही पूरा काम सजेस्ट कर देता है उसका। Okay? The diameter of tube is decided based on the heat transfer rate, cleaning requirement and cost, and the type of fuel used. Okay? तो ट्यूब का डायमीटर, जहां से हॉट गैसेस हमारी फ्लो कर रही है, वो कैसे डिसाइड होता है? तो उसके ये हमारे पैरामीटर्स हैं कि हीट ट्रांसफर रेट कितना रखना है, क्लीनिंग रिक्वायरमेंट कितनी है, कॉस्ट कितना है हमारे पास, और कौन से टाइप का फ्यूल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। Generally, 5 centimeter to 7 centimeter OD tubes are used in modern air preheater, and in plate type air preheater, hollow plates are welded electrically in which air is forced to the flow while the gas flow to the counter flow direction. जनरली क्या होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर के फैन ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न एयर प्रीहीटर के अंदर। लेकिन प्लेट टाइप का जो एयर प्रीहीटर होता है, प्लेट टाइप मतलब कि ट्यूबलर टाइप ही हो, ये चीज ध्यान रखना। तो हॉलो प्लेट्स जो है वो हमारी इलेक्ट्रिकली वेल्डेड करी गई है। इलेक्ट्रिकली वेल्डेड का मतलब उसको एज अ पंखा, एज अ फैन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उस फैन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, गैस का फ्लो हम लोग पास करते हैं, है ना। और जो कोल्ड एयर है वो हमारी क्या आती है, उसके कारण गर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ रिक्यूपरेटिव एयर प्री टाइप का हीटर था। नाउ इसके बाद का टॉपिक है हमारा रीजनरेटिव एयर प्री हीटर। ओके, रीजनरेटिव एयर प्री हीटर, जिसको हम लोग स्टोरेज टाइप भी बोलते हैं। रिक्यूपरेटिव को ट्यूबलर टाइप और प्लेट टाइप, और रीजनरेटिव को हम लोग बोलते हैं स्टोरेज टाइप। जहां पे हीट जो है वो पहले ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम हॉट फ्लू गैसेस, और एक स्टोरेज मीडियम के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग उसे क्या करते हैं, सेव करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, हवा को गर्म करते हैं, एयर को हीट करते हैं। इसीलिए मैट्रिक्स जो है, जो कि हमारा बनता है, जो कि मैंने आप लोगों को फिगर में प्रीवियसली मैंने आपको बताया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों का एक तरीके से एक हाउसिंग बन रही है, देख ले आप, कि पहिया जैसा आपको दिख रहा है। इसके अंदर आप लोगों की क्या है, सबसे पहले यहाँ एक तो गर्म गैसेस भरेंगी, फिर वो गर्म गैसेस के ऊपर आप लोगों को एयर डालनी है, तो वो गर्म गैसेस, वो जो हवा है, ठंडी हवा, वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद एयर का फ्लो जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा, फिर वो खाली हो जाएगा, और फिर उसके अंदर वापस से गैस भरी जाएगी गर्म। तो इस तरीके से एयर को प्रीहीट किया जाता है इन रीजनरेटिव एयर प्रीहीटर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, दस द मैट्रिक्स इज अल्टरनेटली एक्सपोज्ड टू हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स। मोस्ट कॉमन जो रीजनरेटिव या फिर हम लोग स्टोरेज टाइप का प्रीहीटर इस्तेमाल करते हैं वो है लंगस्टॉर्म एयर प्रीहीटर। फिगर में मैंने आपको बता दिया है। और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो है कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर है विथ अ लार्ज हीट ट्रांसफर रेट बीइंग अकोमोडेटेड अ स्मॉल वॉल्यूम। ओके, और नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट द रोटर ड्रिवन बाय अ मोटर एट अ लो स्पीड थ्रू द रिडक्शन गियर्स अबाउट टू 2 to 4 RPM डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायमीटर। जितना बड़ा डायमीटर होगा उतनी ही स्पीड कम होगी, ये चीज ध्यान रखना। रीजनरेटिव एयर प्रीहीटर मोस्टली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये खर्चा बढ़ा देता है, सिंपल। क्योंकि जितना हमें जनरेशन हो रहा है उतना खर्चा तो यहाँ उसकी मोटर को घुमाने में हो जा रहा है। इसलिए रीजनरेटिव प्रीहीटर, एयर प्रीहीटर जो होता है वो मोस्टली इस्तेमाल नहीं किया जाता। रोटर जो है वो 12 से 24 रेडियल सेक्शन के अंदर डिवाइड होती है, जैसा कि हमने आगे फिगर के अंदर देखा। और हर एक सेक्टर जो होता है वो फ्लैट या फिर कोरुगेटेड कोरुगेटेड स्टील शीट से क्या होता है, फील्ड किया गया होता है। और ये शीट जो है यही हमारी इस्तेमाल की जाती है फॉर द हीट ट्रांसफर सरफेसेस के तौर पे। ओके, बाकी का तो उसका पूरा लिखा हुआ है कि किस तरीके से काम करता है। ओके, आई होप आप लोगों को रीजनरेटिव एयर प्रीहीटर के बारे में पता चलिए। मोस्टली हम लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है,
नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है रीजनरेटिव एयर प्रेडेटर के, क्योंकि देखो इतना बड़ा साइज होता है इसका, साइज के हिसाब से इसकी मोटर होती है जिसका आरपीएम भी कम होता है ना। तो कुछ हमारा डिसएडवांटेजेस भी है इसके अंदर। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला, चॉकिंग ऑफ फ्लो, ओपनिंग्स बाय फ्लायर्स, क्योंकि वो व्हील घूमता है, व्हील का अब गर्म हवा को बाहर निकलने के लिए उसे ओपन तो करना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा। मान लो कि फ्लाई एशेस जो है ना, वो फंस गई तो चौक हो जाएगा, ओपन ही नहीं होगा तो गर्म हवा बाहर कैसे निकलेगी? जब तक गर्म हवा बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो सेक्शन खाली नहीं होगा, सेक्शन खाली नहीं होगा तो उसके अंदर फ्लू गैसेस फिर से भरेंगी नहीं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम ऑफ सीलिंग ऑफ गैस एंड एयर पाथ, है ना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस गैस और एयर। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन में अभी गैस है या फिर कौन से सेक्शन में अभी एयर है, चलो वो भी पता चल जाए। लेकिन एक बार गैस या फिर एक बार हवा भरने के बाद उसे सील करना, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट है लार्ज प्रेशर ड्रॉप। ऑब्वियस सी बात है, अभी प्रेशर ड्रॉप तो इसके अंदर होगा ही होगा, क्योंकि एक ही सेक्शन के अंदर मान लो गैस है और दूसरे सेक्शन के अंदर एयर है, तो गैस खुली तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, फिर एयर खुली तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर ड्रॉप तो इसके अंदर होता ही होता है। तो इसीलिए मेन इतने तीन डिसएडवांटेज होने के कारण मोस्टली हम लोग रीजनरेटिव प्रीहीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ अब जनरल अरेंजमेंट कहाँ होती है? तो ये तो मैंने आपको बताया ही था, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। देखिए जनरली यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये आप लोगों का पूरा फैन है जहां से कोल्ड सराउंडिंग एयर जो है वो आती है। यहाँ पे डैम्पर्स है, यहाँ पे इकोनोमाइजर से जो गर्म गैसेस आती है वो, और ये गैसेस जो है फर्नेस के अंदर यहाँ पे जा रही है, और बाकी की गैस जो है वो फैन के थ्रू गैस डिस्चार्ज से डिस्चार्ज हो रही है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका इकोनोमाइजर वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो आप लोगों का पार्ट है एयर प्रिएटर का, जहां से हवा को प्री हीट किया जाता है। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है एयर प्रीहीटर का और इकोनोमाइजर का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि स्टीम यूटिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और उसके लॉसेस क्या है। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। ओके, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।